दोस्तों हाजिर खिदमत हो एक नई वीडियो के साथ। अब मसल कंट्रैक्शन को हुआ समझना बिल्कुल ही आसान, क्योंकि हमने इसकी समरी को समझना है। जब हम इसकी समरी समझ लेंगे तो हमें बाकी जो डेटा हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में जो भी सोर्स यूज़ करेंगे तो तब हमें इसको समझना आसान हो जाएगा। अब समरी में हमने 10 स्टेप्स रखे हैं, इसको उन 10 स्टेप को इजीली हम समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्शन पोटेंशियल। दोस्तों एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन के एकराज जो चार्जेस हैं उनमें तब्दीली होती है। अब जैसे ये तब्दीली हो जाती है तो उस वक्त जो पोटेंशियल होती है मेम्ब्रेन की उसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मोटर न्यूरॉन के जरिए ट्रेवल करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के करीब पहुंचता है। मोटर न्यूरॉन जाहिर सी बात है हमारे ब्रेन से लेके इंफॉर्मेशन को लेके आर्गन तक, जो रिस्पॉन्सिबल आर्गन होते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, उन तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स शो करना है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ने करना है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के करीब या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है जिसे हम एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलाइन जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के करीब पहुंचेगा वहां पे एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर मौजूद होते हैं मसल फाइबर के ऊपर। ये एसिटाइल कोलाइन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और सोडियम और पोटेशियम के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर फिर मूव उनकी इनफ्लो होगी। जैसे ही इनकी इनफ्लो होगी तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगा। इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन। मसल फाइबर मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगा। डीपोलराइजेशन से टी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी डीपोलराइज हो जाते हैं। इस टी ट्यूब्यूल के डीपोलराइज होने से सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेगा कैल्शियम आयंस को। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम आयन को। ये रेटिकुलम बहुत स्पेशल रेटिकुलम है जो कि कैल्शियम आयन रिलीज करता है। छठे नंबर पे जो हमारा छठा स्टेप है वो एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन है। ये कैल्शियम आयन जो कि सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आएगा। जैसे ये चेंजेस होंगी तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे। आप एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होते हैं। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अब इस ब्रिज को फॉर्म करने के लिए देखिए, दुनिया में कोई भी पोल हो ना, कोई भी ब्रिज हो, उसको फॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत तो होगी। अब इस बिल को भी फॉर्म ब्रिज को भी फॉर्म करने के लिए हमारे पास एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी सोर्स है एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस जैसे ही होती है तो एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है इन इंटरेक्शन और ब्रिजेस फॉर्मेशन में और मायोसिन की मूवमेंट में। आठवां स्टेप है पावर स्ट्रोक। अब मायोसिन का हेड जो है, मायोसिन का हेड थिन फिलामेंट को खींचता है सर्कोमेयर के सेंटर की तरफ। अब सर्कोमेयर के सेंटर की तरफ जब जब थिन फिलामेंट आएगी, थिन फिलामेंट पहले सर्कोमेयर के साइडों पे थी। जैसे मायोसिन के हेड ने थिन फिलामेंट को सेंटर ऑफ द सर्कोमेयर की तरफ भेजा, सर्कोमेयर के साइज में क्या हुआ? सर्कोमेयर का साइज कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पावर स्ट्रोक पे जाके ना हमारी मसल कंट्रैक्ट हो रही है। सर्कोमेयर का साइज कम हो रहा है, मसल कंट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से पूरा प्रोसेस फिर रिवर्स होगा। जिस तरह क्रॉस ब्रिजेस बनी थी उन क्रॉस ब्रिजेस की डिटैचमेंट होगी। जी, उन क्रॉस ब्रिज फिर डिटैच होंगे। एटीपी बाइंड होगा मायोसिन के साथ और कॉजिंग इट डिटैच फ्रॉम द एक्टिन, और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ एक दूसरे डिटैच हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पहले जिस तरह वो रिलैक्स फॉर्म में थे उसी तरह चले जाएंगे। अब 10वां है रिलैक्सेशन। कैल्शियम आयंस को सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा कैल्शियम आयंस को वापस बुला लेता है, वापस उनको रीअपटेक कर लेता है। ठीक है। जैस कैल्शियम आयन की वजह से ट्रोपोनिन के कन्फर्मेशन में चेंजेस आई थी। अब कैल्शियम आयन तो दफा हो गया, ट्रोपोनिन वापस अपने ओरिजिनल कन्फर्मेशन में आ गया। अब देखिए, जैसे ही ट्रोपोनिन की कन्फर्मेशन में चेंजेस आई थी ना एक्टिन और मायोसिन की, उस वक्त इंटरेक्शन हुई थी, क्रॉस ब्रिजेस बने थे। अब अब तो ट्रोपोनिन अपनी असल हालत में है। अब तो एक्टिन और मायोसिन डिटैच हो गए। अब तो क्रॉस ब्रिजेस भी खत्म हो गए। अब पूरा मसल जो है ना वो रिलैक्स हो गया। मसल का फाइबर रिलैक्स हो गया। सर्कोप्लाज्मिक की लेंथ बढ़ गई, जो कि जैसे ही ये हमारे थिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ खींचा था मायोसिन के हेड ने पावर स्ट्रोक की मदद से, तो उस सर्कोप्लाज्मिक की लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई थी। अब ये अपने पूरे जो नॉर्मल लेंथ था उसी की तरफ चले जाएगा और मसल फाइबर रिलैक्स हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो फ्लो चार्ट था इसने आपके तमाम स्टेप्स को क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प की होगी। थैंक यू। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है यार, इसको समझना बहुत आसान है।
आप पहले इन स्टेप को समझ लें, फिर उसकी रीडिंग कर लें, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया हो जाएगा।